हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर और आज का दिन है हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024। आज से 78 साल पहले हमारे देश को आज़ादी मिली थी और इसका जश्न आज हम मना रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये प्रण भी लेते हैं, ये अहद भी करते हैं कि आज के दिन हम अपने दिल से उन द्वेषों को, उन वादों को, उन इज्म को निकाल देंगे जो हमें अलग करती है, भाई को भाई से अलग करती है, अपने देशवासी से अपने देशवासी को अलग करती है। हम किसी भी तरीके की बुरी भावना को आज के दिन खत्म करने का प्रण लेते हैं और ये हर साल हम करते हैं, कोशिश करते हैं और बहुत हद तक हम इसमें कामयाब भी होते हैं। बहुत सी चीजें हम छोड़ते भी हैं और जो जिस तरीके का समाज बना जा रहा है, इसमें ज़रूरत है भाईचारे की, इसमें ज़रूरत है कि हम नेशनल इंटीग्रिटी को सामने रख के काम करें। और आज के दिन ही हम खिराज अकीदत पेश करते हैं अपने उन बुज़ुर्गों को, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने अपने खून से इस आज़ादी की कहानी को लिखा और अपने खून को देके हमें आज़ादी दिला दी। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अगर आप ब्रॉड माइंडेडली इसको सोचते हैं तो यही मतलब होता है कि हमारे बुजुर्गों ने जो खून बहाया था उसका फ़ायदा हमको आज मिल रहा है। उनके खून से लिखी हुई ये जो उन्होंने अपने खून से ये आज़ादी रकम की है, जिसको हम आज इंजॉय कर रहे हैं और 78 साल हम अपनी आज़ादी के पूरे कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इस आज़ादी के दिन पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप ज़रूर ले लें, क्योंकि ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है एनआईआरएफ के बारे में, जिस पर आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। एनआईआरएफ होता क्या है, सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म जान लें, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि राष्ट्र में यानी राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशनल है, संस्थाएं हैं, उनकी रैंकिंग कैसे बनती है। ठीक है, या उनकी रैंकिंग जब हम देते हैं तो इसको हम एनआईआरएफ कहते हैं। फ्रेमवर्क एक तैयार किया गया इनकी रैंकिंग बनाने का। अब फ्रेमवर्क किन किन आधार पे बनाया गया या किन किन ग्राउंड्स पे इन इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग दी जाती है, उन सब की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको कब लॉन्च किया गया। ठीक है, कि इसको लॉन्च कब किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसको तब क्या कहा जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल गया है। पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, लेकिन जब एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई तो उसके जो फ्रेमवर्क था एजुकेशन का, उसके साथ साथ इस विभाग का नाम भी बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। It was the first ever effort by the government to rank higher education institution in the country। ये पहला एफर्ट था भारत की सरकार का, ये पहला एफर्ट था कि इसने शुरुआत कर दी इसकी कि हम अपने देश की संस्थाओं को रैंकिंग देंगे। ठीक है, अब इस रैंकिंग से क्या होता है, अगर आप एक व्यवहारिक तौर पे सोचें कि जब भी रैंकिंग होती है तो हर इंस्टीट्यूशन अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करेगा कि अगली बार वो फर्स्ट आ सके, या अगली बार जिस रैंक पे वो है अगली बार उससे ऊपर आ सके। ठीक है, ये भी कुछ मोटिव रहा होगा, कोई उद्देश्य ये भी रहा होगा। तो पहली कोशिश थी सन 2015 सितंबर में कि भाई हम क्या करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस को, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उच्च शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनको हम रैंकिंग देंगे। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन रैंकिंग वाज मेड कंपलसरी। तो 3 साल बाद यानी 2015 में सरकार ने ये सोचा और सन 2018 में ये कंपलसरी कर दिया गया कि भाई आपकी जो संस्था है, ठीक है, वो एनआईआरएफ रैंकिंग के अंतर्गत आनी चाहिए। अभी शायद पिछले साल या अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि कहीं एडमिशन हो रहा था पीएचडी का, तो उसमें दिया हुआ था कि आप एनआईआरएफ रैंकिंग वाले कॉलेज से पढ़े हुए हों, इस तरीके की थी। शायद ऐसा कुछ है, अगर आपको पता हो तो प्लीज जरूर मुझे बताएं। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, अब ये कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी हो गया कि यू हैव टू, आपको इस दौर से गुजरना पड़ेगा, इस चैनल से गुजरना पड़ेगा कि आपको एनआईआरएफ की रैंकिंग करानी पड़ेगी, यानी एनआईआरएफ का इंस्पेक्शन आपको कराना पड़ेगा। अब इंस्पेक्शन किन किन ग्राउंड्स पे होता है उसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। 5 पैरामीटर्स होते हैं जिन पर किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी संस्था को सुपरवाइज किया जाता है। ठीक है, पहला टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, कि वहां पर शिक्षण कैसा है, अधिगम कैसा है और वहां पे संसाधन कौन कौन से हैं। दूसरा ग्राउंड है, दूसरा पैरामीटर
रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की अनुसंधान और जो प्रोफेशनल व्यावसायिक प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो किस लेवल की हैं। तीसरी है ग्रेजुएशन आउटकम, कि वहां से जो बच्चे निकल रहे हैं पढ़ के उनका आउटकम कैसा है, यानी वो कितने बच्चे वहां से पढ़ के निकल रहे हैं। ठीक है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, आउटरीच और इंक्लूसिविटी कैसी है उस इंस्टीट्यूशन की। और लास्ट है पीयर परसेप्शन, पीयर परसेप्शन यानी साथी, अब उसमें स्टूडेंट स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर टीचर भी हो सकता है, इनके बीच का परसेप्शन कैसा है, यह भी एक पैरामीटर यहां पर माना गया है। राइट। अब पहली बात जो हमने देखी कि टीचिंग और लर्निंग रिसोर्सेज में जो यहां पर बात की गई है वो किसकी की गई है, स्ट्रेंथ की। ठीक है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैकल्टी कम है और एक फैकल्टी पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा दे दिए गए हैं। जैसे होता नहीं, एनईपी में कहा गया कि भाई एक पर 35 बच्चे होने चाहिए, एक टीचर पर 35 बच्चे, तो उसी तरीके से यहां पर भी ऐसा तो नहीं कि एक स्टूडेंट एक टीचर पे ज्यादा बर्डन हो गया हो। फैकल्टी विद पीएचडी, कितने ऐसे टीचर्स हैं जो पीएचडी किए हुए हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन कैसा है उस संस्था में, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं यानी जो वित्तीय संसाधन है और उनका यूज कैसे हो पा रहा है, क्या यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का क्या तरीका है वहां पे, क्या ऑनलाइन एजुकेशन का भी कुछ प्रावधान है, कोई सिस्टम वहां पे है या नहीं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में आपको पता ही है, बहुत सारे हमने इस पे सेशंस भी किए हैं कि जब सीबीसीएस सिस्टम आया, एबीसी सिस्टम आया तो क्या हो गया, मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की भी बात हो गई कि अगर आप एक साल पे कोई कोर्स करके निकलते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है। अगर आप 2 साल दूसरे साल पे पढ़ के निकलते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। यदि आप 3rd ईयर पे निकलते हैं तो यूजी की, और अगर 4th ईयर पे निकलते हैं तो पीजी की इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाएगी, ताकि इसके बाद आप सीधे रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम है जो एनईपी के आने के बाद लागू किया गया है। राइट। अब आती है अगली बात, ये तो था जो हमने 5 पैरामीटर देखे, उन पैरामीटर में पहला पैरामीटर था कि टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट पैरामीटर है पब्लिकेशन से रिलेटेड, यानी रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी चल रही है वहां पे, पब्लिकेशंस कैसे हैं, साइटेशंस कैसे हैं, कितने पेटेंट हैं वहां पे, रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में या नहीं। पब्लिकेशन और साइटेशन इन एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 हैं, क्या उनसे रिलेटेड भी कोई पब्लिकेशन या साइटेशन वर्क उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूशन में है या नहीं, यह भी पैरामीटर आता है। नेक्स्ट पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम। ये ग्रेजुएशन आउटकम क्या है, प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्लेस्ड हो गए हैं, जॉब लग गई है, या फिर वहां से ग्रेजुएट होकर हायर एजुकेशन के लिए चले गए। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का क्या टेम्परामेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का क्या फ्रेमवर्क है उस इंस्टीट्यूशन में, मीडियन सैलरी कैसी है। ठीक है। पीएचडी स्टूडेंट्स का क्या सिस्टम है वहां पे, ये भी एक पैरामीटर है जो 5 पैरामीटर दिए हुए हैं उनमें। नेक्स्ट है रीजन डाइवर्सिटी, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, कि समावेशन है वहां पे नहीं है या नहीं। वीमेन डाइवर्सिटी, औरतें हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा की बात वहां पे है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लड़कों की ही पढ़ाई हो रही है। ठीक है। इकोनॉमिकली सोशली चैलेंज स्टूडेंट, फिजिकली चैलेंज, ये क्या है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है। ये दोनों इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी इंक्लूसिव या समावेशी शिक्षा की बात होती है तो हम उनमें इन सेक्टर्स को भी लेके आते हैं, इस तरीके के स्टूडेंट्स को भी। तो क्या ये स्टूडेंट्स हैं वहां पे, इसीलिए यहां पर इंक्लूसिविटी का वर्ड यूज किया गया है कि इंक्लूसिवनेस है या नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात ना, समावेशी शिक्षा की बात वहां पर की जा रही या नहीं। क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत समावेशन ही, इंक्लूसिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। अगला पैरामीटर देखते हैं। अगला क्या पैरामीटर है? अगला पैरामीटर है परसेप्शन, पीयर परसेप्शन, एकेडमिक, पीयर और एम्प्लॉयर्स। ये परसेप्शन की बात यहां पर करते हैं। तो ये 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को डिसाइड किया जाता है।
तो जो इंस्टीट्यूशन इन 5 पैरामीटर्स की बाउंड्री को इजीली क्वालिफाई कर जाता है वो इस रैंकिंग में आ जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे और कौन सी कैटेगरीज में एनआईआरएफ रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, पहली बात यहां पर 13 कैटेगरी पहले थी, इससे पहले 11 कैटेगरी थी। ठीक है, 11 के बाद ये कैटेगरी हुई 13 और इस बार 2024 में ये कैटेगरी हो गई 3 और बढ़ गई, यानी 13 और 3 16 कैटेगरीज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क दिया जाता है। अब इसमें ओवरऑल नेशनल रैंकिंग के लिए आपको यूनिवर्सिटीज होती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, मैनेजमेंट कॉलेजेस हो गए, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, रिसर्च, ये सारे कॉलेजेस को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो 13 और 3 16 सेक्टर्स ऐसे हैं, कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे एनआईआरएफ रैंकिंग होती है। पहला है, एक तो ओवरऑल होता है, ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल का एक कैटेगरी होता है। दूसरा कैटेगरी आपका आ गया यूनिवर्सिटीज का, उसके बाद कॉलेजेस का, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जैसे सीएसआईआर हो गया। ठीक है, सीएसआईआर का रिसर्च सेंटर जैसे मान लीजिए आपका सीडीआरआई लखनऊ में है। ठीक है, सीडीआरआई लखनऊ में, तो ये एक रिसर्च सेंटर हो गया। या इसी के तरीके से सूरत में एक रिसर्च सेंटर है, सीएसएस, सेंटर फॉर सोशल साइंसेस, सूरत में है। ठीक है, तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, मैनेजमेंट कॉलेजेस जैसे आईआईएम्स हो गए। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे आईआईटीज हो गई, या फिर कोई स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। फार्मेसी के कॉलेजेस हो गए जहां पे फार्मा की पढ़ाई होती है। मेडिकल के कॉलेज हो गए जहां पर हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। दांतों की पढ़ाई के लिए डेंटल कॉलेज, न्याय की या विधि की जब हम पढ़ाई करते हैं जहां पे वो लॉ कॉलेज, आर्किटेक्चर और प्लानिंग की, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर और इनोवेशन के लिए अलग से जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो। और ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं, ये इस बार जोड़ी गई हैं, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो ये कुल मिला के 16 सेक्टर्स हैं जहां पे एनआईआरएफ की रैंकिंग की जरूरत पड़ती है। अब 2018 से ये कंपलसरी भी कर दिया गया है, तो अब आप ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। ठीक है, रीजन क्या था इसको लॉन्च करने का? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लॉन्च ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क? द सब्जेक्टिविटी इन द रैंकिंग मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय QS World University Ranking and Times Higher Education World Ranking led India to start its own system of Indian higher education institution। ये QS World Ranking और Times Higher Education World University Ranking है, ये अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जिसको देख के या जिसको ऑब्जर्व करके भारत सरकार को यह जरूरत महसूस हुई कि हमें भी इस तरीके की एक सिस्टम या इस तरीके का एक फ्रेमवर्क शुरू करना चाहिए जिसमें हम अपने इंस्टीट्यूशंस को रैंक दे सके। ठीक है, अब ये क्यूएस और टाइम्स ये दोनों ही बाहर की हैं, विदेशी संस्था हैं, और हमारे इंडियन का इंडिजिनस जो सिस्टम आया वो आया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, The long-term plan of NIRF is to make it an international league table। इसको भी एक इंटरनेशनल लीग टेबल के बनाने के लिए कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इसको इंटरनेशनली भी देखा जा सके। अब ये ओवरऑल रैंकिंग अगर मैं देखूं तो ओवरऑल में अगर मैं टोटल देखता हूं तो नॉर्थ के कुल कितने इंस्टीट्यूट हैं? 1633, साउथ के 4355, ईस्ट के 1511, वेस्ट के 3346 और टोटल जो संस्थाएं हैं इसमें वो है 10,845। ठीक है, डिफरेंट अगर आप ये देख लेते हैं यहां पर रीजन वाइज पार्टिसिपेशन और अलग अलग स्ट्रीम का, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, डेंटल, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, ये कितनी है? 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रैंकिंग है, परसों जो रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, ओवरऑल में सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल में इंडिया रैंकिंग्स 2024 टॉप 100
ओवरऑल में सबसे पहले IIM मद्रास, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो कि चेन्नई में है और किस राज्य में है, तमिलनाडु। दूसरे पे IIS बेंगलोर, ये यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट है, ये यूनिवर्सिटी में फर्स्ट है। बट ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल का क्राइटेरिया जो फुलफिल कर पाया होगा वो यहां पर रैंकिंग में आ जाएगा। IISc बेंगलोर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली, ठीक है, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये टॉप 10 के हैं और JNU सबसे आखिरी में है 10 पे। हालांकि इनकी सीरीज 10 की है, 100 इंस्टीट्यूशन का पूरा नाम है, बट ये आपके लिए सिर्फ मैं 10 ही लेके यहां पर आया हूं। तो जो ओवरऑल की है, ठीक है, ओवरऑल में ये टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे किसका नाम आएगा, IISc का, बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकंड पे, जामिया मिलिया इस्लामिया थर्ड पे, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन फोर्थ पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 5 पे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 6 पे, अमृता विश्व विद्यापीठम 7 पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 8 पे, जादवपुर यूनिवर्सिटी 9 पे और वेल्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी यूनिवर्सिटी का दर्जा है इसको, ये है 10th पे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज का कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है टॉप 50 स्टेट पब्लिक, यानी अगर हम इसको कहते हैं पब्लिक को, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, राइट। अन्ना यूनिवर्सिटी कहां पे है, चेन्नई, जादवपुर वेस्ट बंगाल, सावित्रीबाई फुले पुणे में। और सावित्रीबाई फुले का एक और मैं फैक्ट आपको बता दूं, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से ही आपको UGC केयर लिस्टेड जो जर्नल्स हैं वो यहीं से जारी किए जाते हैं, ठीक है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आंध्रा यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, भारतीयार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, केरल यूनिवर्सिटी केरल, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोचीन, ठीक है। ये 50 पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं जो स्टेट के हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज। ये टॉप 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट यहां पे है। फिर 3 ओपन यूनिवर्सिटीज, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज जो ओपन यूनिवर्सिटीज है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात। ये टॉप 3 ओपन यूनिवर्सिटीज की बात यहां पे थी। 3 स्किल यूनिवर्सिटीज, सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको हम पहले सिम्बायोसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी कहते थे, पुणे, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल और भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर, ठीक है। ये 3 पे रही है। अब टॉप 10 के टॉप 100 कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेजेस भी तो हैं। सबसे पहले हिंदू कॉलेज इस बार नंबर 1 पे रहा, पहले 2023 में मिरांडा कॉलेज नंबर 1 पे था, ठीक है, बट अभी ये नीचे आ गया और ये हिंदू कॉलेज ऊपर चला गया। हिंदू कॉलेज पहले नीचे था। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, रामाकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज कोलकाता, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ये भी DU का ही है, ठीक है, ये भी DU का ही है, ये भी DU का ही है, ये भी DU का ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सेंट जेवियर कॉलेज, ये भी DU का है। PSGR कृष्णमल कॉलेज ऑफ सेंट जेवियर कॉलेज, ये कलकत्ता में है। अच्छा, ये कलकत्ता वाला है, हालांकि सेंट जेवियर कॉलेज यहां पे भी है, दिल्ली में भी, चलिए सॉरी, कोई नहीं, ठीक है। PSGR कृष्णमतल कॉलेज ऑफ वीमेन कोयम्बटूर, लोयला कॉलेज चेन्नई, किरोड़ीमल कॉलेज, ये भी DU का कॉलेज है दिल्ली में, और लेडी श्रीराम कॉलेज, ये भी दिल्ली का ही कॉलेज है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलेज, 10 में टॉप 10 में 6 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये रैंकिंग थी जो कि आपको जानना जरूरी है एज पर योर हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट विच इज यूनिट 10, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी टीम UGC नेट स्टडी IQ की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।